Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our science class, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे उनका हैबिटेट है, किस तरीके से वो अडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, तो कल का जो अपना टॉपिक था जिसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखे थे, तुम्हें पूरी तरीके से क्लियर है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले कौन से जानवर होते हैं और कौन से प्लांट्स होते हैं, कैसे वो अडेप्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आज हम लोग कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स वगैरह देखेंगे। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने क्लास में, जिससे सब कुछ आपको क्लियर होती चले फर्स्ट टाइम। ठीक, तो इस तरीके से अपनी पीपीटी पर आप आते हैं। पीपीटी वेयर इज, देयर इज पीपीटी पर, और पीपीटी में देखते हैं तो कुछ अपना ये चैप्टर है और इसमें हम लोग को आज देखना है, ये कट है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स में सम एक्वेटिक हैबिटेट्स देखेंगे, जिसमें ओशंस को डिस्कस करेंगे और पॉन्ड्स एंड लेक्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं। फिर दूसरा हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म दिखते हैं सबको फूड चाहिए। दूसरा देखेंगे डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं। और लास्ट अपना देखेंगे डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। तो कहने का मतलब है आज ये अपना चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, पूरी चीजें पूरे टॉपिक आज कवर नहीं हो पाएंगे, एक वीडियो एक क्लास और लगेगी तब ये अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो होपफुली कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज जो ये डिसाइडेड टॉपिक हैं इनको अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, अब भाई लाइन बाय लाइन चल रहे हैं और यही तुमसे आशा करते हैं कि तुम भी लाइन बाय लाइन चलोगे और सब समझोगे। तो सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक नाम से क्लियर हो रहा है एक्वा, एक्वा, और एक्वा मीन्स होता है वाटर। मतलब हम ऐसे घर की बात करने चल रहे हैं, ऐसे शेल्टर की बात करने चल रहे हैं जहां पानी ही पानी है। ओशंस फर्स्ट है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। मेनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। कह रहे हैं कि हम ये चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फिश किस तरीके से अडेप्ट करती है एक समुद्र में रहने के लिए। ठीक है, अडेप्टेशन किस तरीके से करती है। मेनी अदर सी एनिमल्स, और भी जितने सी एनिमल्स हैं उनके बॉडी किस शेप के होते हैं, तो स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, इसकी हेल्प से वो आराम से स्विम कर पाते हैं वाटर में। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean. ठीक है, कुछ स्क्विड्स हैं, ऑक्टोपस हैं, उनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है, तो वो कहाँ रहते हैं, वो एकदम बॉटम ऑफ द सी रहते हैं, एकदम नीचे रहते हैं, नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और उनके पास जो भी शिकार आते हैं, उनके पास जो भी मछलियां वगैरह आते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें उन तक पहुंचती हैं, उन्हें वो खा करके अपना जिंदगी बिताते हैं। However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. और जब भाई ये ऑक्टोपस का या स्क्विड्स का मूव करने का मन करता है, एक जगह बैठे तो रहेंगे नहीं, तो मूवमेंट करने के लिए ये अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कर लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolve in water. और इनके पास गिल्स होती है जिसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन, भाई हमारे वाटर में एयर रहती है, तो उसी से ये लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. ध्यान रखना, जो डॉल्फिन और व्हेल्स होती हैं उनके पास उनका गिल्स नहीं होता है। तो जब गिल्स नहीं होगा, और गिल्स क्या हेल्प करता है कि वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ करने में गिल्स हेल्प करता है। तो भाई साहब डॉल्फिन और व्हेल में हमारे गिल्स नहीं है, तो इनको कहाँ आना पड़ेगा, इनको बाहर आना पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे आना पड़ेगा। ठीक है, सी से बाहर निकलना पड़ेगा सांस लेने के लिए। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड।
तो ये नॉस्ट्रिल्स या फिर ब्लो होल्स, जो कि एक प्रकार का ऐसा होल रहता है जो कि इनके हेड के पास रहता है, ठीक है। तो इससे ये लोग सांस लेते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये जब भी वाटर के सरफेस पे आती हैं तो सांस लेने आती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, ठीक है। मतलब एक बार सांस लेकर के बहुत देर तक अंदर रह सकती हैं, ऐसा इनका संरचना, ऐसा इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, बना हुआ है कि एक बार सांस लेने के बाद बहुत देर तक अंदर रह सकती हैं पानी के। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। तो एयर में ब्रीथ करने के लिए ये बार बार आती रहती हैं। Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on ocean life? तो ये वेल और डॉल्फिन क्या करती हैं, ये समुद्र के सरफेस के बाहर आती हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, इधर से निकलती हैं, इधर से फिर जाके इसमें डुबकी लगा देती हैं। तो इस तरीके काफी डॉल्फिन के मूवी में तुम इस तरीके से डॉल्फिन की उछल कूद देखे होंगे, ठीक है। अब अगला अपना आता है एक्वेटिक हैबिटेट में पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? कह रहे हैं क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ प्लांट्स पॉन्ड्स में ग्रो हो रहे हैं, लेक्स में ग्रो हो रहे हैं, रिवर्स में और कुछ ड्रेनेज में ग्रो हो रहे हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाई पॉन्ड if possible and try to observe the kinds of plant that are seen there। कह रहे हैं हो सके अगर परमिशन मिले तो क्या करो, पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास जाकर के देखो कि वहां किस तरीके के प्लांट पाए जा रहे हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट। और प्लांट पे हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है, तो रूट्स को ऑब्जर्व करना है, लीव्स को और स्टेम को। मतलब जो भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनके हमको रूट, लीव्स और स्टेम को ऑब्जर्व करना है। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water। यहां पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले केस में क्या है कि इनके रूट्स जाकर के जो नीचे की जमीन है उसमें क्या है, फिक्स्ड हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में ही देखो पूरी तरीके से रूट्स पूरी तरीके से पानी में ही नीचे नहीं पहुंच पाई है। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पूरी की पूरी तरीके से पानी के अंदर ही हैं, ठीक है। उनका रूट, शूट, लीव जितने भी चीजें हैं सब के सब अंदर ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के हमको प्लांट पॉन्ड में देखने को मिलेंगे। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। जैसा कि हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जब प्लांट की बात कर रहे थे, जो हमारे प्लांट्स धरती पे पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, तो उसमें हम देख रहे थे रूट का मेन फंक्शन होता है कि पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना। न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सब कुछ पहुंचाना रूट्स का काम होता है। लेकिन एक्वाटिक हैबिटेट की बात करें, एक्वाटिक प्लांट की बात करें, तो रूट का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि वो मिट्टी में प्लांट को फिक्स किए रहे, बस, और ज्यादा कुछ रहता नहीं है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। ऐसे जो प्लांट होते हैं एक्वाटिक प्लांट, वो इनके जो स्टेम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर व्हाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं वो वाटर पे ही फ्लोट करते हैं, और स्टेम जो होता है वो कभी कभी वाटर के सरफेस के बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना एक्वाटिक प्लांट। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। कुछ ऐसे भी प्लांट, जैसे हमारा जो बीच वाला जो केस था उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, सब के सब सबमर्ज्ड इनटू द वाटर हैं, पूरे के पूरे वाटर के अंदर हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। इनके पास जो लीव्स होती है वो रिबन लाइक होती है, रिबन के स्ट्रक्चर की होती है, और जब इनके पास से पानी गुजरता है तो ये बेंड हो जाती हैं और पानी को रास्ता दे देती हैं, ठीक है।
Leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. ठीक है, इनके जो पत्तियों के बीच में ज्यादा पत्तियों के बीच में जगह होती है तो आराम से पानी क्या होता है निकल जाता है इनको बिना डिस्टर्ब किए. Frogs usually live in ponds. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. अब फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि जो फ्रॉग्स हैं वो जमीन पर भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं. उनका इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. उनके जो पीछे वाले लेग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. उससे क्या होता है उछल कूद काफी मचाते हैं और अपने प्रे अपने शिकार को खाते पीते हैं. They have webbed feet which help them swim in water. उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, पैडेड होते हैं. इससे क्या करते हैं वो आराम से वाटर में स्विम भी कर लेते हैं. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 4. कह रहे हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स या फिर एक्वेटिक हैबिटेट्स के प्लांट्स और एनिमल्स को, ये बहुत ही कम, बहुत ही छोटी सी वैरायटी हम लोगों ने ली है. इससे बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस है. लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा ही डिस्कस किए हैं. यदि जैसे जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी प्लांट्स के बारे में जानेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट के. Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all regions of the earth. ठीक है, कोई नई बात नहीं कह रहा है. अब आज के अपने दूसरे मेन टॉपिक पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया, हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया, अडेप्टेशन के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. कह रहे हैं अभी तक हम लोगों ने वेरियस हैबिटेट्स के बारे में जाना, वहां पे रहने वाले एनिमल प्लांट्स के बारे में जाना. In activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. कह रहे हैं हम एक्टिविटी 1 में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिख रहे थे. ठीक है, जो हमारे आसपास चीजें पाई जा रही हैं उनके बारे में लिख रहे थे. तो कह रहे हैं कि सोचो उनमें से कौन लिविंग है, उनमें से कौन जिंदा है. हम कैसे जानेंगे कोई चीज जिंदा है और कौन सी चीज मरी हुई है, नॉन लिविंग है. लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. कह रहे हैं फॉरेस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं, जैसे ट्रीज हो गए, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? तो यहाँ इतनी चीजें फॉरेस्ट में पाई जा रही हैं, इनमें से कौन सी चीज लिविंग है ये हम कैसे जानते हैं. ठीक है, think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. ठीक है, अपने जहां पर भी बैठे हुए हो आसपास देखो, जितने ऑब्जेक्ट्स तुमको दिख रहे हैं उनमें से लिविंग और नॉन लिविंग छांटने की कोशिश करो. इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो. कभी कभी हम हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, बता देते हैं कि हाँ ये जिंदा है, हाँ ये मर गया है. ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है. जैसे तुम्हारे सामने एक फ्लावर रख दिया गया, तुम्हारे सामने एक फ्लावर रख दिया गया, अब तुमसे कैसे जानोगे कि ये जिंदा है कि मर गया है. ठीक है भाई, आदमी चल रहा है, तुम बता दिए हाँ ये जिंदा है. आदमी चल रहा है इसका मतलब वो जिंदा है. आदमी की दिल की धड़कन, हार्ट बीट खत्म हो गई, कम हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, तो कह दोगे कि आदमी मर गया. लेकिन फ्लावर एक रखा हुआ है तो उसको बताने में थोड़ा सा टफ होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव. पहली was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. तो एडवर्ड लियर ने एक पोयम यहाँ लिखी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना और देखना क्या कह रही है उस पोयम. पहली एंड बूझो found the poem very funny because they knew that a chair or table is not alive and it cannot talk or walk. पहली और बूझो को ये जो पोयम थी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मजेदार लगी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसमें टेबल चेयर एक दूसरे से बात कर रहे हैं,
लेकिन भाई साहब बात तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, नॉन लिविंग कब से बात करने लग गए। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव, सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो बात करें चेयर की, टेबल की, कॉइन की, रॉक की, तो ये सब क्या है, अलाइव नहीं है, ये सब जिंदा नहीं है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। हम जिंदा हैं, वी आर अलाइव। तो हमारी तरह जितने भी दिखने वाले लोग हैं इस दुनिया में, वो सब के सब क्या हैं, अलाइव। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स एंड मेनी अदर्स। और हम अपने आसपास बहुत वैरायटी के एनिमल्स देखते हैं जिनके अंदर लाइफ की एग्जिस्टेंस है, मतलब वो सारे काम कर रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, काम धाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या है, लिविंग बीइंग है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। कह रहे हैं कैसे हम जानते हैं कोई चीज लिविंग? भाई प्लांट भी तो मूवमेंट नहीं करता है, प्लांट भी तो एक जगह खड़ा ही रहता है, तो कैसे कह देते हैं कि वो लिविंग है? वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। प्लांट हमको बचपन से बताया गया है ये लिविंग बीइंग है, ये लिविंग बीइंग है, लेकिन वो मूवमेंट तो नहीं करता है डॉग और मंकी के तरीके से, या डॉग और पिजन की तरीके से। ऑन द अदर हैंड अ कार और बस कैन मूव, स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग। अब कार की बात करें, बस की बात करें, अपने मोटरसाइकिल की बात करें, साइकिल की बात करें, ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन इनको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। तो बड़ा ही कंफ्यूजन है कि भाई साहब मूवमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम लिविंग बीइंग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो बस को भी लिविंग बीइंग बोलना चाहिए। और यदि खड़े होने को, मतलब स्टेशनरी है, रेस्ट पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम नॉन लिविंग यदि बोलेंगे तो हम प्लांट को फिर लिविंग क्यों बोलते हैं? तो यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। प्लांट्स और एनिमल्स, भाई हम ये तर्क देते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी साइज में ग्रो करते हैं। आज हमने प्लांट लगाया तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर एकदम पेड़ बन जाता है। तो भाई साहब इसी तरीके से वो क्लाउड भी होता है, क्लाउड भी अपनी साइज को बिगर बियर करता जाता है। तो क्या हम क्लाउड को भी लिविंग बीइंग बोल देंगे? तो कहोगे नहीं सर ऐसी बात नहीं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो भाई साहब अब बात होती है किस तरीके से हम जानेंगे कि कौन सा लिविंग है, कौन सा लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग? तो क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए? तो यस, कुछ है, उसी को पढ़ेंगे हम लोग। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। कह रहे हैं कि तुमको जानना है कि कौन सबसे अच्छा लिविंग बीइंग का एग्जाम्पल है, तो वो तुम हो। तुम मतलब हम जितने भी इंसान हैं। What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? तुम्हारे पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि तुम्हें अलग बनाती है नॉन लिविंग थिंग से? List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plant. तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक, तुमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है उसको कंपेयर करो प्लांट्स और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स से। क्या कुछ अंतर है या फिर सब कुछ सेम है? Some of these characteristics are perhaps common to all living things. जो भी तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है लगभग कॉमन रहेंगी, पूरी की पूरी नहीं आएंगी, टू कॉपी नहीं रहेगा हमारा और एनिमल्स और प्लांट में, ठीक है, कुछ 19-20 का फर्क रहेगा। सब टॉपिक फर्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी के लिए फूड चाहिए? तो कहोगे यस सर। पनीर मिल जाए तो अलग ही बात है, मटर ना रहे बस उसमें, ठीक है। Earlier we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फूड कितना जरूरी है हमें प्रॉपर वर्क करने के लिए। जैसे संडे को खाना तुम खा करके नहीं बैठे थे, कुछ ले करके नहीं बैठे थे, नाश्ता पानी, तो तुम मैथ्स के सवाल नहीं लगा पा रहे थे, और जैसे फिर तुम्हें खाना मिला, थोड़ा सा मिठाई तुमको खिलाई, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी आई, तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया। तो यही है, फूड नहीं खाएंगे तो कुछ काम कर नहीं पाएंगे। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कौन अपना फूड बनाता है? तो तुम जानते हो प्लांट। ये बहुत
छोटी क्लासेस से ही तुम जान गए होंगे। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और एनिमल्स क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल पर या फिर दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड से क्या मिलती है, एनर्जी, और एनर्जी से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ अपनी करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो अपना लाइफ प्रोसेस जो है वो कर सकें, वो अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें जो भी वो करते हैं। अगला है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई पड़ते हैं अपने आसपास लिविंग बींग्स, क्या वो सब के सब ग्रो करते हैं। डज द कुर्ता यू हैव 4 years बैक, जब तुम क्लास सेकंड में थे, जो तुम कुर्ता पहनते थे, क्या आज भी तुम्हें वो फिट होता है? फिट करके देखना। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट। अब तुम उसे नहीं पहन पा रहे होगे, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी शरीर क्या हो गई, ग्रो हो गई। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। इस ईयर में तुम क्या हुए, टॉलर ग्रो हो गए हो, थोड़ा सा लंबे हो गए होगे, थोड़ा सा चौड़े हो गए होगे। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। हमें पता नहीं चलता है कि हमने ग्रोथ की, क्योंकि ग्रोथ जो होती है बहुत ही धीमे 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 होती है। यदि साल 2 साल का हम लेंगे तब जाकर के हाँ हमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा। ठीक है, जैसे क्लास सेकंड में थे, अब तुम क्लास 6 में आ गए हो, तो तुम्हारे अंदर बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कहोगे सर जी आज जैसे थर्सडे है, कल फ्राइडे है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो डे बाय डे की बात करेंगे तो ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन होती है, कुछ ना कुछ ग्रोथ लगातार होती रहती है। और कुछ साल में तुम एडल्ट बन जाओगे, दाढ़ी मूंछ आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके भी जो यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। यू वुड श्योरली हैव, देखो यहाँ पे बेबी है भाई, बेबी दे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा होता है तो इस तरीके से दिखता है, फिर इसे चलना शुरू हो जाता है, फिर ये देखो डांस कर रहा है, ये स्टैनिटीज पोजीशन में है। उसके बाद ये भाई साहब अपने बाप बच्चे को डांट रहा है कि पढ़ाई लिखाई करो ना भाई। तो इस तरीके से काम चलता रहता है। उसके बाद फिर ये बुढ़ा हो जाएगा, फिर ये मर जाएगा, फिर इसका जन्म होगा, तो फिर इसी तरीके से यही साइकिल चलती रहेगी। ठीक, तो ऐसे काम होता है भाई। नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। इसमें भी इस तरीके से होता है, जैसे पप से इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और इसके बाद तुम्हारी प्लेट में होता है ना ये बात। तो अ चिक हैज्ड फ्रॉम एन एग। जो चिक है वो एग से हैच होती है, ग्रोज इनटू अ हेन, और फिर हेन होती है या फिर कॉक होती है। उसके बाद क्या होता है, यू बेटर नो। ठीक, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। कह रहे हैं कि अपने आसपास प्लांट देखो, वो भी ग्रो करते हैं। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग। कुछ ऐसे प्लांट हमको दिखाई पड़ेंगे जो बहुत ही स्मॉल हैं, छोटे हैं और यंग हैं। सम आर बिगर, दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ये सभी के सभी अलग अलग ग्रोथ की स्टेजेस में होंगे। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक। कह रहे हैं कुछ दिन रुक जाओ और उसके बाद उन प्लांट्स को देखो। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। कुछ दिन बाद देखोगे कि उनकी साइज इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ गई है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो या फिर इंसानों की होती है। तो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता है कि वो सबके सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स टू शो ग्रोथ? नॉन लिविंग थिंग्स क्या ग्रोथ शो करते हैं? तुम्हारा जिस पर सोते हो बेड, आज मान लीजिए 5 फीट का है, तो क्या अगले दिन 6 फीट का या 10 दिन बाद 6 फीट का हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे पहले था वैसे अब भी रहेगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग बींग्स की वो क्या है कि लिविंग बींग्स शोज ग्रोथ। लिविंग बींग जितने भी हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं। अगला, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं?
कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना ब्रीथ किए रह सकते हैं? तुमको लगे यस यू आर शक्तिमान, तुम रह सकते हो, तो नाक और मुंह 1 मिनट के लिए बंद करके देखो। यू विल फील दैट ऑक्सीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। एयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम ब्रीथ करते हैं तो बाहर से एयर हमारे अंदर चली जाती है। When we breathe out, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, the air moves from inside our body to outside. जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो अंदर की हवा बाहर निकलती है, सिंपल सा। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats is similar to humans. जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारी ही तरीके से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. ये जितने भी जानवर हैं इनको सोते हुए देखो या बैठे हुए देखो तो तुम इनके एब्डोमेन में देखोगे, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक बार एक्सपेंशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग, वो ब्रीथ कर रहे हैं भाई साहब। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन करना है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। ये रेस्पिरेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि जो भी हम फूड अंदर किए हैं उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है, उनसे एनर्जी हमें मिले। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, which is a part of respiration process. For example, earthworm breathe through their skin. कह रहे हैं कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है, सब लोग नाक से सांस नहीं लेते हैं, सबका अलग अलग रौला है। जैसे अर्थवॉर्म है, ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश के पास गिल्स होती हैं जिससे वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो ये लीव्स की हेल्प से गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. तो हमारी तरीके से, जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से प्लांट भी हैं, वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये कब? जब वो फूड नहीं बनाते हैं, मतलब रात के समय में वो हमारी तरीके से हो जाते हैं। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस तरीके से प्लांट भी हैं। लेकिन जब वो खाना बना रहे हैं दिन के समय में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं। We learn that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they used in respiration. Respiration in plants take place day and night. तो respiration रातों दिन होता रहता है। प्लांट हमारी तरीके से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन जब खाना बनाने का प्रोसेस होता है तो उनका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जितना डिसाइडेड टॉपिक था आज का, वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो अब तुम्हारा काम कुछ इस तरीके से रहेगा, जितना पढ़ा दिया है उसकी प्रॉपर रीडिंग कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको नज़र में आए उनको लिख लो। ठीक है, जैसे शाम को एक्सप्लेनेशन देने में कोई दिक्कत ना बने। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।